पंडित जी, जैसा हम राजनेताओं को लेकर सवाल कर रहे थे, जैसा हम इस चंद्र ग्रहण को समझने का, जहां पूर्ण चंद्र ग्रहण है और आप बता रहे थे कहीं कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण भी है, उन दोनों के प्रभाव इक्वल हैं, सेम हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं? देखिए अर्पिता, वैसे तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण ही है। हाँ, कहीं कहीं पर आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन ये है संपूर्ण चंद्र ग्रहण। इसीलिए इसके प्रभाव संपूर्णता के साथ ही पड़ेंगे। अब चंद्रमा और सूर्य का जो पार्ट होता है, चंद्रमा और सूर्य का जो रोल होता है, जनता है, बीमारियां हैं, रोग है, दुर्घटनाएं हैं, सत्ता है, इसमें तमाम चीजें बदल जाती हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं। उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। दूसरा, देखिए इसमें बहुत सारे ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। चंद्रमा राहु के साथ मेष राशि में, सूर्य, शुक्र, बुध, केतु तुला राशि में, यानी 4, 2, 6 ग्रह 2 राशियों में प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें भी 2 वक्री ग्रह भी इस समय मौजूद हैं। एक तो खैर ठीक हो गया, एक वक्री ग्रह ज्यादा मेजर जो मौजूद है वो है बृहस्पति। इसीलिए वक्री ग्रहों के साथ या वक्री ग्रहों के साए में लगने वाला ग्रहण ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए विश्व के लिए यह समय थोड़ा संकट कारक है। थोड़ी सावधानी और शांति बनाए रखनी होगी। पंडित जी, ग्रहण के समय कहते हैं घर से भी बाहर मत निकलिए, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पर लागू होता है? और अगर ऐसा हो कि जिसे निकलना पड़े, जैसे ऑफिस के लोग, उन्हें तो जाना ही है अपने ऑफिस में, उनके लिए क्या उनके लिए उपाय है या किस तरीके से उसके प्रभाव से वो बच सकते हैं? अर्पिता, ग्रहण के समय में निकलना नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ग्रहण के साथ ये है कि आप खुली आंखों से सूर्य ग्रहण मत देखिए, आंखों को नुकसान होगा जी। लेकिन आप निकल सकते हैं। हम तो चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, उसको देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं नहीं देखेंगी वरना उनको नुकसान होगा। तो आपको पहले भी बताया कि गर्भवती महिला जब ये सोच लेती है कि ग्रहण का प्रभाव बुरा होगा, तभी उसके ऊपर बुरा प्रभाव होता है। अदरवाइज ये खगोलीय घटना है, इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। हाँ, अब आप तैयार हो जाएं ये सोच करके कि बुरा होगा तो बुरा हो जाता है। दूसरी बात, जैसा अर्पिता ने कहा कि भाई ग्रहण काल में बहुत लोग ऑफिस में रहेंगे। शाम को लगभग 5:30 से 6:30 का समय भारत में ज्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत सारे लोग ग्रहण काल में भारत में रहेंगे। अब ऑफिस में रहेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, ऑफिस में अगर आप हैं, आपको समय मिल जाता है 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भगवान शिव की पूजा कर लेनी चाहिए, तो आप मन ही मन नमः शिवाय जपते रहिए, अपना काम करते रहिए। या आप शिव चालीसा पढ़ लीजिए, या भगवान शिव का भजन कीर्तन लगा के सुनते रहिए। और कोशिश करिए कि शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में आप कुछ खाइए नहीं, भोजन ग्रहण मत करिए। बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, गला बहुत सूखता है, तो भगवान शिव का स्मरण करके जल पी लीजिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ, कुछ सॉलिड आहार लेने से आप उस समय में बचिएगा। बाकी आप ऑफिस में रहिए, अपना काम करते रहिए, मन ही मन में नमः शिवाय का जप करते रहिए, मन ही मन में शिव जी का स्मरण करते रहिए। आपके लिए इसके दुष्प्रभाव नहीं होंगे। पंडित जी, वो जो समय आपने बताया 5:30 से 6:30, ये ऑफिस से घर जाने का भी समय होता है, तो ऐसे में अगर आप ऑफिस से घर निकल रहे हैं तो क्या कुछ उपाय करके निकलने चाहिए या कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? बहुत सारे लोग तुलसी या एक पौधा आता है जिसको अपने साथ रखते हैं पॉजिटिविटी के लिए, ये कितना सफल रहता है, ये कितना अच्छा रहेगा आपके लिए? देखिए, ग्रहण काल में अगर आप घर जा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप भगवान शिव का स्मरण करते रहिएगा। बाकी आप चाहें तो अपने पास तुलसी के पत्ते रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग सर्पगंधा की लकड़ी भी अपने पास रखते हैं, वो भी आप रख सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि ग्रहण के दौरान अगर आप यात्रा कर रहे हैं, मजबूरी है, तो आप मंत्र जपते रहिए भगवान शिव के। ग्रहण के दौरान अगर आप ऑफिस में हैं तो मन ही मन में मंत्र जपते रहिए। सॉलिड फूड ग्रहण करने से बचिएगा। जल पीने की मजबूरी है, लिक्विड लेने की मजबूरी है, तो वो आप ले सकते हैं। एक बात और समझिए कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए, आप अपने ऑफिस में हैं तो ऑफिस में, आप अपने घर पे हैं तो घर में, ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद आप कोई सफेद चीज का दान कर दीजिएगा।
अब ऑफिस में दान कहां करेंगे, तो ऑफिस में तो कर नहीं सकते, तो आप ऐसा करिएगा, कुछ पैसे निकाल करके अलग कर लीजिएगा, और जब भी आपको मौका मिले आप सफेद चीज का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान कर दीजिएगा, तो ग्रहण के किसी भी तरीके के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो पंडित जी, आपने ये भी बताया कि आपको उपाय क्या करने चाहिए इस चंद्र ग्रहण पर, किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों या जो ऑफिस से निकल रहे हैं, जो काम पर जा रहे हैं, उनके लिए आपने बताया। कुछ और ऐसा जो हमसे चर्चा के दौरान आपको लगता है छूट गया हो, जिसके विषय में हमें यहाँ बताना अपने दर्शकों को बहुत जरूरी है? अगर आपको लगे तो प्लीज वो भी जरा हमें दर्शकों को बताइएगा। अर्पिता, देखिए, शासक के ऊपर और सत्ता के ऊपर चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव है जी। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर उनकी कुंडली पर हम एग्जैक्टली इस ग्रहण को लगा करके देखें कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ये बात आप जाने रहिए कि उनके 6वें भाव में ग्रहण लगेगा। वृश्चिक राशि है उनकी, 6वें भाव में लगने वाला ग्रहण शत्रुओं और विरोधियों को परास्त कर देता है। दूसरा, आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर देता है। तो नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य में आने वाले समय में ईश्वर न करे कोई दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर उनके समर्थकों और प्रशंसकों के लिए राहत की है कि जितना वो गुजरात के चुनाव में या जितना वो हिमाचल के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, जितना ये चुनाव उनके चेहरे पर, उनके नाम पर लड़ा जाएगा, उतनी ही जीवन में जीत पाने की, चुनाव में विजय की संभावना बढ़ जाएगी। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो काम करेगा अगर ग्रहण के दौरान देखें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की अपनी कुंडली में यह ग्रहण बहुत शुभ परिणाम देने वाला है, इसलिए उनको आगे करके अगर चुनाव लड़ा जाए या उनकी मेहनत पर अगर चुनाव लड़ा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की पार्टी इस ग्रहण के फायदे से चुनाव जीत सकती है। आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे, आप उनको चुनाव में आगे नहीं रखेंगे, तो फिर आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो अगर हम सत्ता और शासक की बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी को आने वाले समय में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन उनके लिए उनके शत्रु, उनके विरोधी और उनके सामने आने वाले लोग निश्चित रूप से परास्त हो जाएंगे।